सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉइनिंग प्रोसेस और वेल्डिंग प्रोसेस। सो जॉइनिंग प्रोसेस क्या होता है, या इसको एक तरह से वेल्डिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो जॉइनिंग वेल्डिंग प्रोसेस एक तरह का क्या होता है, जॉइनिंग प्रोसेस ही होता है, और एक तरह से हम इसको परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस कहते हैं। सो ये जो चैप्टर है आपका वेल्डिंग प्रोसेस, या इसको हम जॉइनिंग प्रोसेस बोले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट नंबर 5 का। सो इसको हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ वेल्डिंग प्रोसेस। अब वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इसे हम यहाँ डिटेल में स्टडी करते हैं। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर और dissimilar metal by application of heat with or without application of pressure, and additionally with or without application of filler material. सो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेल्डिंग एक ऐसी जॉइनिंग प्रोसेस है, इसको एक तरह से हम परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो वेल्डिंग एक ऐसी परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है जहाँ पर सिमिलर या डिसिमिलर, या तो सिमिलर हो सकता है या डिसिमिलर मेटल हो सकता है, उन दोनों मेटल्स को हम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। किससे? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट मीन्स हीट का यूज करके जो सिमिलर मेटल या दो नॉन सिमिलर मेटल, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, विद आर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का यूज कर भी सकते हैं, या विदाउट प्रेशर भी हम उसको यूज कर सकते हैं, और साथ ही एंड एडिशनली विद आर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल। अब फिलर मेटल का यूज कर भी सकते हैं, या विदाउट फिलर मेटल का यूज करते हुए हम उन दोनों मेटल्स या नॉन सिमिलर मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी वेल्डिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं वेल्डिंग जॉइंट डिफरेंट मेटल और अलॉय। जो वेल्डिंग जॉइंट्स होता है वो डिफरेंट मेटल्स भी हो सकता है, अलॉय भी हो सकता है। इन वेल्डिंग हीट इज सप्लाइड आइदर इलेक्ट्रिकली और बाय मींस ऑफ अ गैस टॉर्च। अब खास करके जब हम इन दो मेटल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं या हीट का सप्लाई करते हैं, तो वो हीट के लिए सप्लाई का सोर्स या तो इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, या तो फिर सप्लाई का सोर्स आपकी गैस टॉर्च भी हो सकते हैं। क्योंकि हम जब दोनों मेटल को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। सप्लाई किसकी? हीट सप्लाई की। तो हीट सप्लाई किससे? या तो इलेक्ट्रिक करंट से हो सकती है या गैस टॉर्च से हो सकती है। ठीक है। एडवांटेज। अब हम बात करते हैं वेल्डिंग प्रोसेसेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वेल्डिंग इज मोर इकोनॉमिकल and it's much faster process as compared to other process like riveting, bolting, casting etc. अगर हम कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर मेटल को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनमें से रिवेटिंग, बोल्टिंग और कास्टिंग भी कुछ प्रोसेस होती है जहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन किया जाता है। तो इन तीन प्रोसेस के कंपेयर में अगर हम वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें तो ये थोड़ी सी इकोनॉमिकल भी होती है और एक तरह की फास्ट प्रोसेस होती है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। बात करते हैं वेल्डिंग। ये प्रॉपरली कंट्रोल रिजल्ट परमानेंट जॉइंट हैविंग स्ट्रेंथ इक्वल और समटाइम मोर देन बेस्ट मेटल। अब हम बात करते हैं जब किन्हीं भी दो मेटल को आपस में ज्वाइन करना होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम ऐसा ज्वाइन करें कि उस मेटल की जो प्रॉपर्टी है, या उस मेटल के अगर बेस मेटल की बात करें, उसका जो बोलते हैं ना कि बेस मेटल की जो स्ट्रेंथ है या तो उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो। तो वेल्डिंग एक ऐसा जॉइंट क्रिएट करता है जिसमें स्ट्रेंथ भी हो, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है या तो बेस मेटल के बराबर हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस होता है। लार्ज नंबर ऑफ मेटल एंड अलॉय बहुत सिमिलर एंड डिसिमिलर कैन बी जॉइंड बाय वेल्डिंग। जैसे मैंने वेल्डिंग की डेफिनेशन में आपको बताया था वेल्डिंग प्रोसेस में कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिमिलर मेटल और नॉन सिमिलर मेटल दोनों को आप क्या कर सकते हो, इजीली तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज नॉट वेरी कॉस्टली। इसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो इक्विपमेंट होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो इसका एडवांटेज इसमें आता है, पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट कैन बी इजीली मेड अवेलेबल। और ख़ास करके अगर हम पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट की बात करें तो ये हर जगह हर तरह से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। नाउ बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। अब जैसे कि वेल्डिंग प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेजेस हैं, इट रिजल्ट इन रेसिडुअल स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द वर्कपीस। अब वर्कपीस पर रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी क्रिएट होती है और उसके साथ साथ में इसमें कुछ डिस्टॉर्शन भी हो सकता है रिजल्ट के दौरान जब आप वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं। दूसरा, वेल्डेड जॉइंट नीड स्ट्रेस रिलीविंग एंड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। खास करके जब हम वेल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो वेल्डिंग कंप्लीट करने के बाद भी कभी क्या हो जाता है कि मेटल में हार्डनेस हो सकती है। तो अगर मेटल में हार्डनेस हो सकती है तो वो उसकी मतलब बोल सकते हैं ना कि उसकी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं तरीके से क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है या उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकता है। तो उस दौरान हमें स्ट्रेस रिलीविंग करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की जरूरत भी पड़ती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। वेल्डिंग गिव्स आउट हार्मफुल रेडिएशन, फ्यूम्स एंड स्पॉटर। अब सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि जो वेल्डिंग होती है ये हार्मफुल रेडिएशंस प्रोवाइड करती है और उसके साथ फ्यूम एंड स्पॉटर जो कि आपके इन्वायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी थोड़ा सा क्या होता है, डेंजरस होता है। और जिग एंड फिक्सचर में also be needed to hold a position the part to be welded। ठीक है, अब jigs and fixture में also be needed to hold and position the part to be welded। अब जिस पार्ट को आपको वेल्ड करना होता है तो उसके लिए जिग और फिक्सचर की पोजीशन को भी डिसाइड करना होता है कि किस पोजीशन पे इसको रखा जाए ताकि हम उसको इजीली तरीके से क्या कर सकें, वेल्ड कर सकें। एजेस प्रिपरेशन ऑफ द वेल्डिंग जॉब्स रिक्वायर बिफोर वेल्डिंग। एजेस प्रिपरेशन ऑफ द वेल्डिंग जॉब्स। एजेस प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई वेल्डिंग जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके एजेस की प्रिपरेशन, ठीक है। देन उसके बाद हम वेल्डिंग का प्रोसेस जारी रखते हैं। स्किल वेल्डर इज रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड वेल्डिंग। खास करके जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के लिए हमेशा हमें स्किल वेल्डर की ज़रूरत होती है। हर कोई वेल्डिंग नहीं कर सकता है क्योंकि ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं होती है। इसमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, एक्यूरेसी के साथ साथ इसमें थोड़ी सेफ्टी पर्पज़ का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए जब कभी हम वेल्डिंग का प्रोसेस करते हैं तो हमें स्किल वेल्डर की ज़रूरत होती है। Heat during welding produce meteorological changes as the structure of the welded joint is not same as that of the patterned metal। अब इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब कभी आप वेल्डिंग करते हो तो ये वेरी करता है अलग अलग मेटल्स के ऊपर। जब कभी हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो हो सकता है कि कई मेटल में इसकी जो जॉइंट होती है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ वाली होती है, लेकिन कुछ मेटल्स में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। और वो स्ट्रेंथ पर कैसी वेरी करती है कि जो उसका बेस मेटल की जो स्ट्रेंथ है हो सकता है कि वेल्डिंग के बाद उस बेस मेटल की स्ट्रेंथ से इसका जो जॉइंट है वो थोड़ा सा वीक हो सकता हो। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। सो वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। फर्स्ट इज प्लास्टिक वेल्डिंग और दूसरा होता है फ्यूजन वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग क्या होता है? अब अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक वेल्डिंग तो कहीं ना कहीं एक तरह का ये प्रेशर वेल्डिंग होता है। प्लास्टिक वेल्डिंग का मतलब होता है प्लास्टिकली डिफॉर्म करना, ठीक है। अब किसी भी मेटल को आप ज्वाइन करते हो तो प्लास्टिकली आप उसको ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं प्रेशर वेल्डिंग का भी यूज़ करते हो। So in this types of welding, the piece of metals to be joined are heated to a plastic state and then forced together by external pressure। जब कभी हम इस वेल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं, खास करके प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग, तो इन दिस टाइप्स ऑफ वेल्डिंग द पीस ऑफ मेटल टू बी ज्वाइंट, तो जो भी मेटल के पीस हैं उनको ज्वाइंट किया जाता है हीटेड करके टू ए प्लास्टिक स्टेट, और प्लास्टिक स्टेट में लाया जाता है एंड देन उसके बाद में उसको फोर्स करके एक्सटर्नली प्रेशर से उसको क्या किया जाता है,
ज्वाइन किया जाता है। तो ये एक तरह का कौन सा वेल्डिंग हुआ, प्लास्टिक वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। इन शॉर्ट आप कहीं ना कहीं हीट के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर का भी यूज करते हो। दूसरा होता है दिस प्रोसेस इज यूज इन फोर्ज वेल्डिंग, रेसिस्टिंग वेल्डिंग। और खास करके जहाँ पर फोर्ज वेल्डिंग और रेसिस्टिंग वेल्डिंग का प्रोसेस का यूज करते हैं तो वहाँ पर हम प्लास्टिक वेल्डिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब होती है बात फ्यूजन वेल्डिंग। अब फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं यह एक तरह का नॉन प्रेशर वेल्डिंग होता है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग का मतलब होता है कि हमें यहाँ पर प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, या एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि हमें यहाँ पर ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक तरह से इसको हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहेंगे। अब यहाँ पर जब भी आप किसी मेटल को ज्वाइन करते हैं तो उसकी मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है। तो प्रॉपर्टी में चेंज किसके कारण आता है, फ्यूजन के कारण। फ्यूजन का मतलब होता है कि मेटल को आप एक स्टेट तक इस तरह से लाते हैं ताकि वो मेल्ट हो सके, ठीक है। सो अब हम बात करें फ्यूजन वेल्डिंग की। तो फ्यूजन ऑफ मेटल टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ हीट। जब भी किसी मेटल को हम फ्यूज करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, हीट के थ्रू करते हैं। द हीट मे बी जनरेटेड इधर फ्रॉम कंबशन ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस और बाय केमिकल रिएक्शन। अब वो जो भी हीट होती है या तो वो गैस के कंबशन से भी क्रिएट हो सकती है, इलेक्ट्रिक आर्क से भी प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस या केमिकल रिएक्शन से भी ये हीट क्या होती है, प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। अब इन दिस मेथड फिलर मेटल मटेरियल इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस लाइक आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग। अब खास करके जब कभी हम फ्यूजन वेल्डिंग की बात करते हैं तो फ्यूजन वेल्डिंग में आप बेसिकली दो वेल्डिंग की बात करते हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं फिलर मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। तो फिलर मटेरियल एक्चुअल में होता क्या है, फिलर मटेरियल एक तरह से वेल्डिंग प्रोसेस में एक तरह से एक फिलर रॉड होती है, जो कि जब कभी आप दो मेटल को जब ज्वाइन करते हो तो उसके साथ में ये जो रॉड होती है ये भी इसके साथ फ्यूज होती है, और फ्यूज होने के साथ उस लेयर टू लेयर उस जगह पर क्या करती है, फिल करती है और मेटल को ज्वाइन करती है। तो इस तरह के मेटल को हम क्या बोलते हैं, फिलर मटेरियल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग, कि वेल्डिंग को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जा सके। सो बात करते हैं गैस वेल्डिंग। इट इज क्लियर फ्रॉम देयर नेम गैस वेल्डिंग। सो गैस वेल्डिंग में क्या क्या हो सकता है, ऑक्सी एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन का मतलब होता है जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 और एसिटिलीन का मतलब होता है C2H2। उसके साथ एयर एसिटिलीन भी हो सकता है। अब ऑक्सी एसिटिलीन का कॉम्बिनेशन करके हम गैस प्रिपेयर करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, और फिर दूसरा है एयर एसिटिलीन का यूज़ करके भी हम गैस को प्रिपेयर करते हैं वेल्डिंग के लिए। और ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से भी ये गैस तैयार करते हैं वेल्डिंग के लिए। और एक होता है आपका, ये तो हो गई बात गैस वेल्डिंग की, जिसमें हम गैस तैयार करते हैं। तो गैस के भी कितने टाइप हो सकते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन हो सकता है, एयर एसिटिलीन हो सकता है और ऑक्सी हाइड्रोजन भी हो सकता है। और एक टाइप जो कि मैं यहाँ पर नहीं बताया हूँ तो वो हो सकता है ऑक्सीजन प्लस नेचुरल गैस। तो ऑक्सीजन प्लस नेचुरल गैस का भी मिक्सचर तैयार करके जो हम गैस प्रिपेयर करते हैं और उससे हम जो वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, तो उस तरह की वेल्डिंग को हम क्या करते हैं, इन तरह की वेल्डिंग को हम गैस वेल्डिंग कहते हैं। अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम गैस के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके उस गैस का कंबशन करते हैं, और कंबशन के दौरान जो हीट जनरेट होती है उस हीट से ही हम मेटल को वेल्ड किया जाता है, तो वो गैस वेल्डिंग होती है। लेकिन आर्क वेल्डिंग में गैस की बजाय हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं और वहाँ पर हीट जनरेट करते हैं, और हीट के कारण हम किन्हीं भी दो मेटल को ज्वाइन करते हैं, तो उस वेल्डिंग को बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। सो आर्क वेल्डिंग में आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग भी हो सकता है, फिर आपका प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी हो सकता है, उसके साथ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग भी हो सकता है, और मेटल आर्क वेल्डिंग भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक इस तरह की वैरायटी होती है, गैस मेटल इनर्ट आर्क वेल्डिंग भी हो सकता है, और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी हो सकता है। तो ये एक तरह का आर्क वेल्डिंग में काफ़ी पॉपुलर वेल्डिंग होती है। इसको हम MIG और TIG के नाम से भी जानते हैं।
Now we will discuss gas welding. So this is very important topic, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर पूछा जा सकता है। सो गैस वेल्डिंग क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। गैस वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ गैस विथ ऑक्सीजन टू मेल्ट मेटल पार्ट एंड जॉइन देम टुगेदर। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो हीट को प्रोड्यूस करता है। और हीट को प्रोड्यूस कैसे करता है? बाय बर्निंग अ गैस, जो गैस को बर्न करता है। तो दो गैस होती है, एक गैस वो जो बर्न करने का काम करती है जिससे कंबशन होता है, और एक गैस वो जो जलाने के लिए हेल्प करती है, वो गैस होती है ऑक्सीजन। तो यूजुअली जो बर्निंग गैस की बात करें तो यूजुअली हम एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन जो कि उसको जलाने में, बर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ गैस विथ ऑक्सीजन टू मेल्ट मेटल पार्ट एंड जॉइन देम टुगेदर। तो बेसिकली दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो हीट एनर्जी हमें किससे मिलती है? गैस से। तो यहाँ पर गैस का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है एसिटिलीन, या कोई और गैस भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑक्सीजन को तो कंपलसरी यूज़ करना ही होता है एक प्रॉपर कंबशन के लिए, ताकि हम दो मेटल को ज्वाइन कर सकें, पार्ट को ज्वाइन कर सकें और एक साथ रख सकें। ठीक है, और बात करते हैं अब फिलर रॉड में भी एडेड टू फिल द जॉइंट। और उसके साथ जो कंबशन होता है वो तो है ही, जहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है वो तो है ही, उसके साथ हम फिलर रॉड को भी ऐड करते हैं ताकि जॉइंट को हम फिल कर सकें। तो इन शॉर्ट, गैस वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ हीट प्रोड्यूस की जाती है गैस को बर्न करा के, और दो मेटल पार्ट को ज्वाइन करें और उनको एक साथ रख सकें। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी गैस वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला तो टाइप है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होता है? अ गैस वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ हाई टेम्परेचर फ्लेम फॉर वेल्डिंग मेटल। अब हम अगर गैस वेल्डिंग में जो सबसे पहला जो टाइप है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, और आगे भी हमको इसी को डेप्थ में स्टडी करना है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का मतलब ये होता है कि गैस के दो रेशो होते हैं, एक होता है एसिटिलीन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो इनका कॉम्बिनेशन करके हम हीट एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। तो हाई टेम्परेचर पर एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और उसी फ्लेम से हम मेटल को क्या करते हैं? वेल्ड करते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। और ये ऐसी वेल्डिंग है जिसमें फ्लेम का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा होता है एयर एसिटिलीन वेल्डिंग। अब बात होती है एयर एसिटिलीन वेल्डिंग। सो अ गैस वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस एसिटिलीन एंड एयर टू प्रोड्यूस अ मॉडरेट टेम्परेचर फ्लेम फॉर ब्रेजिंग एंड हीटिंग। अगर इस वेल्डिंग की बात करें तो इस वेल्डिंग में एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, और एसिटिलीन के साथ हम एयर का यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के जो प्रोपोर्शन होता है एसिटिलीन और एयर का होता है, और उसके कॉम्बिनेशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी हीट से जो आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, उसी फ्लेम से हम मेटल को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। बट यहाँ पर प्रोड्यूस है मॉडरेट टेम्परेचर। अभी जो इसका टेम्परेचर होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के टेम्परेचर से कम होता है। तो बेसिकली इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? ब्रेजिंग और हीटिंग के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग। अ गैस वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ क्लीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग लाइट मेटल एंड ग्लास। अब देखो, यह एक इस तरह की वेल्डिंग है जहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, और उनके कॉम्बिनेशन से एक प्रॉपर कंबशन करके हम फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी जो फ्लेम है वो काफ़ी क्लीन होती है। ठीक है, और ये जनरली जो ये वेल्डिंग होती है ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, उसका यूज़ हम लाइट मेटल और ग्लास के लिए करते हैं। तो तीनों फ्लेम की अगर बात करें तो इसमें सबसे जो टेम्परेचर होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ही होता है।
नाउ वी विल डिस्कस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग क्या होता है, उसकी वर्किंग, उसके प्रिंसिपल हम दोनों को यहाँ पर समझेंगे। सो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का मतलब ये होता है ऐसी वेल्डिंग, इसमें दो गैस का प्रोपोर्शन होता है, एक होती है ऑक्सीजन और दूसरी होती है एसिटिलीन। ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं O2 और एसिटिलीन जिसको बोलते हैं C2H2। अब यहाँ पर इस इमेज से आप देख पा रहे हो कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में हमारे पास दो सिलेंडर होते हैं, एक ब्लैक कलर का सिलेंडर होता है, एक मरून कलर का सिलेंडर होता है। एक होता है होस पाइपिंग, ठीक है, एक होता है वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च में नीडल वॉल्स होते हैं। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ब्लैक सिलेंडर के ऊपर दो गैजेस हैं जिसको बोलोगे प्रेशर रेगुलेटर। तो एक सिलेंडर के अंदर का प्रेशर और एक जो सिलेंडर से बाहर जो गैस है उसका प्रेशर, दोनों से आप इंडिकेट कर सकते हो कि सिलेंडर के इनसाइड कितना प्रेशर है और सिलेंडर के बाहर जो टॉर्च के अंदर जो गैस का जो फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर कितना है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है। आपके जो ब्लैक कलर है जो कि इसको बोलते हो ऑक्सीजन सिलेंडर, उसके लिए भी है, और जो मरून कलर इसके ऊपर जो दो रेगुलेटर है उसके लिए भी है। तो सेम टू सेम फंक्शन इसका भी होगा। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग वर्क कैसे करता है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो वर्क पीस है, तो ये कोई दो जॉइंट है, बट जॉइंट, एक हो सकता है कि ये सिमिलर मेटल हो सकता है ये डिसिमिलर मेटल हो। अब इन दो मेटल्स को हमको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के लिए स्वाभाविक है कि हमें फ्लेम प्रोड्यूस करना होगी। अब फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए उसका कंबशन होना जरूरी है, किनका, गैस का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर प्रोपोर्शंस का यूज होगा गैस का। तो जैसे कि ये जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है आपको ब्लैक कलर का, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, और ये जो मरून कलर का जो सिलेंडर है ये सप्लाई करेगा एसिटिलीन गैस का। तो एसिटिलीन गैस जो होती है वो एक तरह से फ्यूल गैस होती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कंबशन में आपकी हेल्प करती है वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रेगुलेटर है, ठीक है। तो ये रेगुलेटर क्या होता है, अगर दो रेगुलेटर है, एक है ब्लैक सिलेंडर के लिए और एक है मरून सिलेंडर के लिए। ब्लैक सिलेंडर मीन्स ऑक्सीजन और मरून मीन्स एसिटिलीन। सो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और जो एसिटिलीन सिलेंडर है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। सो रोटेशन करने का मतलब ये है कि सिलेंडर से गैस का सप्लाई हॉस पाइप के थ्रू। सो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गैस का सप्लाई होता है और एसिटिलीन सिलेंडर से एसिटिलीन गैस का सप्लाई होता है, और दोनों गैस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जो नीडल वॉल है ये इसके प्रोपोर्शंस को मेंटेन करता है कि किस गैस का कितना प्रोपोर्शन रखा जाए। अब प्रोपोर्शन का मतलब हो सकता है कि हम दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल रखें, मतलब 50-50% की 50% आपकी एसिटिलीन गैस और 50% ऑक्सीजन गैस, या ये भी हो सकता है कि कम ज़्यादा, इसके रेशियो में हम चेंज कर सकते हैं कि कभी एसिटिलीन गैस का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन का कम हो, कभी ऑक्सीजन का ज़्यादा हो और एसिटिलीन का कम हो, या दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन, और उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी फ्लेम से हम फिलर रॉड की हेल्प से कोई भी दो मेटल को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। तो ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। अब बात, नाउ वी विल डिस्कस इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं उसको वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो सिलेंडर हैं, एक है एसिटिलीन सिलेंडर और एक है हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर। सो ऑक्सीजन सिलेंडर का मेन काम होता है सपोर्ट कंबशन। जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो स्वाभाविक है हमें उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये वही काम करता है, कंबशन में हेल्प करता है, सपोर्ट कंबशन। दूसरा होता है एसिटिलीन सिलेंडर।
तो एसिटिलीन सिलेंडर का मेन काम क्या होता है, ये एक तरह का फ्यूल गैस होती है और फ्यूल गैस यही बर्न होती है और यही बर्न होने के बाद हाई हीट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रेशर रेगुलेटर। अब प्रेशर रेगुलेटर का मेन काम क्या होता है, प्रेशर को रेगुलेट करने का काम। सो रिड्यूस हाई गैस प्रेशर फ्रॉम सिलेंडर टू वर्किंग प्रेशर। जो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर है और अंदर के जो प्रेशर को क्या करता है, बाहर निकालने के लिए रिड्यूस करके इसको ये हाउसिंग पाइप के थ्रू वेल्डिंग टॉर्च के अंदर भेजता है। और बात करते हैं हॉसेस। तो हॉसेस का मेन काम क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये जो पाइप्स दिख रहे हैं सिलेंडर से कनेक्टेड, ये जो टॉर्च से जो पाइप कनेक्टेड, जैसे एक आपका जो ब्लू और ग्रीन हॉस है वो किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है, और जो दूसरा रेड हॉस है वो किसके लिए, एसिटिलीन के लिए। ठीक। अब बात करते हैं हम वेल्डिंग टॉर्च, या इसको ब्लो पाइप भी बोलते हैं। अब वेल्डिंग टॉर्च का मेन काम क्या है, मिक्सेस ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन करेक्ट प्रोपोर्शन। अब मेन काम होता है वेल्डिंग टॉर्च का, स्वाभाविक है कि इन सिलेंडर से गैस का सप्लाई होता है और वो गैस कहीं ना कहीं एक वेल्डिंग टॉर्च में जाती है और इस वेल्डिंग टॉर्च में इसका एक तरह से मिक्सचर होता है किसका, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, इन करेक्ट प्रोपोर्शन, और एक करेक्ट प्रोपोर्शन में इसका मिक्सचर होता है और प्रोड्यूस द वेल्डिंग फ्लेम, और ये वेल्डिंग फ्लेम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब बात करते हैं नोजल और टिप। अब जब ये वेल्डिंग टॉर्च से बाहर जो आउटर एरिया दिख रहा है, ये आपको एक नोजल दिख रही है, नोजल टिप, तो इसी टिप से एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है। सो इसका मेन काम क्या होता है, कंट्रोल द साइज ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और साथ ही डिफरेंट साइज फॉर थिन एंड थिक मेटल। अब ये जो साइज है वो अलग अलग हो सकते हैं, थीन के लिए अलग हो सकते हैं, कोई थीन मेटल है उसके लिए साइज अलग हो सकता है, और जो थिक मेटल है उसके लिए साइज नोजल या टिप का अलग अलग हो सकता है। अब फिलर रॉड, अब जब भी आप वेल्डिंग करेंगे तो फिलर रॉड का हम यूज़ करेंगे, और फिलर रॉड का मेन काम क्या होता है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हो ये फिलर रॉड है, और फिलर रॉड का मेन काम होता है मेटल रॉड एडेड टू फिल द जॉइंट। जब आप वेल्ड करते हो तो ये जो रॉड है वो भी फिल होती है जॉइंट के साथ। सेम आर सिमिलर मटेरियल एज बेस मेटल। अब ये जो रॉड है या जो फिलर मेटल है या फिलर रॉड है, ये सेम भी हो सकती है या सिमिलर मेटल भी हो सकती है जैसे कि बेस मेटल हो। तो जो बेस मेटल जिस पर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो ये उसके जैसी बिल्कुल एज इट इज वही की वही मेटल की हो सकती है। और सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो स्वाभाविक है कि जैसे हमने आर्क वेल्डिंग में भी पढ़ा, तो सेफ्टी इक्विपमेंट में जो मेन होता है वो गूगल्स होता है, फिर दूसरा होता है आपका ग्लोव्स जो हम पहनते हैं, और फिर एप्रॉन। ये हमारे महत्वपूर्ण सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ फ्लेम्स इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। सो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कितने तरह की फ्लेम्स हो सकती है, तो अब हम उसको यहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं। So in gas welding, flame is produced by burning acetylene gas with oxygen। अगर हम गैस वेल्डिंग की बात करें तो गैस वेल्डिंग में फ्लेम प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय बर्निंग एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस है वो बर्न होती है विथ ऑक्सीजन, तो एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है और फ्लेम प्रोड्यूस होती है बाय चेंजिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के रेशियो को चेंज करते हैं। अब हो सकता है हम ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा रखें, एसिटिलीन का कम रखें, या ये हो सकता है कि हम एसिटिलीन का रेशियो ज़्यादा रखें, ऑक्सीजन का कम रखें, या ये भी हो सकता है कि हम दोनों रेशियो को क्या करें, इक्वल रखें। इस दौरान वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम। तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरह की फ्लेम मिलती है। ठीक है। एंड दिस फ्लेम अफेक्ट टेम्परेचर, वेल्ड क्वालिटी एंड मेटल प्रॉपर्टी। और ये जो फ्लेम है वो टेम्परेचर, वेल्ड क्वालिटी और मेटल प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इस पर अफेक्ट करती है। सो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फ्लेम। बेसिकली 3 मेन फ्लेम्स होती है। वो होती है आपकी न्यूट्रल फ्लेम, दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो तीसरा है
कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसका एक नाम और है जिसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम को हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम एक्चुअल में क्या होती है। जैसे कि ये इमेज है न्यूट्रल फ्लेम का, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके गैस रेशो की, अब जानते हैं कि दो गैस हैं, एक एसिटिलीन और एक है आपका ऑक्सीजन। तो गैस रेशो में बात करें ऑक्सीजन और एसिटिलीन, 1:1 का मतलब होता है इक्वल, मतलब 50% अगर ऑक्सीजन है तो 50% आपकी क्या होगी, एसिटिलीन होगी। तो इसलिए इसको हम न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों गैस का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल अमाउंट में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, अब फ्लेम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वो स्ट्रक्चर है न्यूट्रल फ्लेम हैज़ 2 क्लियर जोन। तो इसके 2 क्लियर जोन है, एक है आपका इनर कोन, एक है आपका इनर कोन जो कि कैसा है, ब्राइट वाइट और हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। और आउटर इन्वेलप की बात करें तो ये जो बाहर वाला जो हिस्सा है, बाहर वाला जो आउटर इन्वेलप, जो वो क्या हैगा, लाइट ब्लू है। तो इसके 2 जोन है, न्यूट्रल फ्लेम हैज़ 2 क्लियर जोन, एक है इनर कोन और दूसरा आउटर इन्वेलप, ठीक है। उसके बाद इसके टेम्परेचर की बात करें, इस न्यूट्रल फ्लेम में जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो अराउंड कितना होता है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, नो केमिकल रिएक्शन विथ मोल्टन मेटल। जब आप इस फ्लेम का यूज़ करते हैं और मेटल को मेल्ट करते हैं, ज्वाइंट करते हैं या वेल्ड करते हैं, तो इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। डजंट ऐड ऑक्सीजन और कार्बन, और ये मेटल पर कोई ऑक्सीजन या कार्बन को ऐड नहीं करता है। उसके बाद क्लीन एंड स्टेबल फ्लेम, और इसकी जो फ्लेम है वो साफ और स्टेबल है। और नो हिसिंग साउंड, और इसमें कोई भी हिसिंग साउंड क्रिएट नहीं होता है। अब अगर इसकी बात करें इसके यूजेस की, कहाँ पर ये यूज़ होता है, माइल्ड स्टील की जो मेटल है वहाँ पर हम इस फ्लेम को यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन पे भी कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील पर भी करते हैं, और कॉपर वाले जो मेटल हैं उस पर भी यूज़ करते हैं, और जनरल पर्पस वेल्डिंग, और ये एक तरह का जनरल पर्पस वेल्डिंग होता है, वहाँ पे इसको यूज़, जनरल पर्पस वेल्डिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जो सामान्य वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे भी हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होती है। इस इमेज में आप देख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इसमें 2 तरह के कोन होते हैं, एक पॉइंटेड इनर कोन और एक है स्मॉलर आउटर एनवेलप। अगर गैस रेशो की बात करता हूँ मैं, तो ऑक्सीजन एसिटिलीन में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि नाम से क्लियर है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा और एसिटिलीन का परसेंटेज कम। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, तो इस स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो कि शॉर्ट एंड शार्प इनर कोन, शॉर्ट एंड शार्प इनर कोन ये इस तरह होती है। उसके साथ आउटर फ्लेम इज स्मॉलर, और इसकी जो आउटर फ्लेम है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और ये जो कलर जो होता है इसका, ये ऑरेंज कलर का होता है इनर का, और आउटर कलर जो होता है वो लाइट ब्लू होता है। उसके बाद फ्लेम प्रोड्यूस अ हिसिंग साउंड। अब इसमें इस फ्लेम से जो साउंड क्रिएट होता है वो काफ़ी हिसिंग होता है, ठीक है, एक हिसिंग साउंड क्रिएट करता है ये। और जब बात करें टेम्परेचर की, तो इसका जो टेम्परेचर है अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो फ्लेम से में जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जितनी भी ये 3 फ्लेम है आपकी, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और जो अभी नेक्स्ट कार्बोराइजिंग फ्लेम जो हम डिस्कस करेंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो सपोर्टिंग गैस तो ऑक्सीजन होती ही कंबशन के लिए, तो इसका कंबशन बहुत प्रॉपर तरीके से होता है, और इस दौरान कंबशन प्रॉपर होगा तो इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तीनों फ्लेम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी का होता है। और बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, एक्सेस ऑक्सीजन कॉज ऑक्सीडाइजेशन। तो इसमें एक ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन निकलती है तो ये ऑक्सीडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है मेटल पे, जहाँ पर आप उसको वेल्ड करते हो। कैन बर्न मेटल सरफेस, और मेटल के सरफेस को भी क्या कर सकता है, ये बर्न कर सकता है।
और वेल्ड में बिकम ब्रिटल, और इससे जो वेल्डिंग करोगे जो मेटल्स की, तो वेल्डिंग का जो जॉइंट होगा वो काफ़ी ब्रिटल होगा। और बात करते हैं इसके यूजेस की, तो ब्रास मेटल पर यूज़ करते हैं इसको, ब्रॉन्ज मेटल पर भी यूज़ करते हैं, कॉपर अलॉय पर भी यूज़ किया जाता है, गैस कटिंग ऑपरेशन जितने भी होते हैं वहाँ पर भी हम इसी का यूज़ करते हैं, इन्हीं मेटल्स का यूज़ करते हैं, और इसी फ्लेम का मेटल पर हम यूज़ करते हैं। Now, the carburizing flame we called as a reducing flame. So इमेज में आप इसको देख सकते हैं कार्बोराइजिंग फ्लैम। सो यहाँ पर 3 जोन है, एक वाइट जोन, एक लाइट ग्रीन जोन और एक लाइट ब्लू जोन, ठीक है। तो ब्राइटर इनर जोन और एसिटिलीन फेदर और आउटर इनवेलप। सो गैस रेशो की बात करें, स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन एसिटिलीन, और कार्बोराइजिंग की बात कर रहे हैं तो कार्बोराइजिंग फ्लैम मीन्स एसिटिलीन का परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपेयर में, सो लेस ऑक्सीजन एंड मोर एसिटिलीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैम की बात करें, सो कार्बोराइजिंग फ्लैम हैज़ 3 जोन। ये एकमात्र ऐसी फ्लैम है जहाँ पर 3 जोन्स हैं। सो इनर जोन की बात करें या इनर कोन की बात करें तो वो कैसा होता है, वाइट होता है। और बात करें हम एसिटिलीन फेचर, सो वो लाइट ग्रीन या वाइट हो सकता है, जो कि यहाँ पर इमेज में शो हो रहा है। देन आउटर एनवेलप की बात करें तो ये है ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू भी बोल सकते हैं। और टेम्परेचर की अगर इसकी बात करते हैं तो अराउंड 3150 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो 3150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में एड्स कार्बन टू मोल्टन मेटल। अब जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग जब होता है मेटल्स पे तो उसमें कार्बन भी ऐड होता है इस फ्लेम के कारण। दूसरा, प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन, और ये ऑक्सीडाइजेशन से उस चीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट भी करता है। और सॉफ्ट एंड स्मूथ फ्लेम, और इसकी जो फ्लेम है वो सॉफ्ट और स्मूथ होती है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो खास करके जो एल्यूमिनियम के जो मेटल्स हैं जिन पर वेल्डिंग करना हो तो वहाँ पर हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं। हाई कार्बन स्टील, वहाँ पर भी हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं। निकिल अलॉय और लीड एंड मैग्नीशियम, ये कुछ मेटल्स हैं जहाँ पर हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं। Now the comparison of this 3 flame, so neutral flame, oxidizing flame and carburizing flame। अब इसको जो कंपैरिजन करते हैं इन फीचर्स के बिहाफ पर करते हैं। अब अगर ऑक्सीजन कंटेंट की बात करें तो न्यूट्रल फ्लेम में जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो इक्वल होता है, मतलब जितना अमाउंट में ऑक्सीजन होगा उतनी अमाउंट में क्या होगा, उतने अमाउंट में एसिटिलीन भी होगा। और जब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तो इसमें ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो एक्सिस होगा, और कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो लो होगा। बात करते हैं टेम्परेचर की, तो न्यूट्रल फ्लेम में जो टेम्परेचर होता है वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में 3500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3150 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इन तीनों फ्लेम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होगा। और बात करते हैं जोन की, तो न्यूट्रल फ्लेम में 2 जोन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में 2 जोन, और सबसे ज़्यादा जो जोन होते हैं वो कार्बोराइजिंग फ्लेम में होते हैं 3 जोन। अब बात होती है इफेक्ट ऑन मेटल, तो इसमें न्यूट्रल फ्लेम में कोई चेंज नहीं होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। और बात करते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम में तो इसमें कहीं ना कहीं कार्बन का एडिशन होता है। अब यूज़ की बात करें, मेन यूज़, तो न्यूट्रल फ्लेम बेसिकली स्टील वेल्डिंग पर ज़्यादा प्रेफरेबल है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो ब्रॉस और ब्रॉन्ज वाले मेटल पर प्रेफरेबल है। और बात करते हैं हम कार्बोराइजिंग फ्लेम तो ये एल्यूमिनियम पर ज़्यादा प्रेफरेबल है। नाउ द टॉपिक इज गैस कटिंग। सो इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था गैस वेल्डिंग, तो गैस वेल्डिंग में हमने
टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग, ये सब कुछ डिस्कस किया था। अब हमारा जो टॉपिक है गैस कटिंग, कि गैस कटिंग प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। सो गैस कटिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू कट मेटल, मेनली स्टील, by using a high temperature gas flame and a jet of pure oxygen। क्लियर। सो गैस कटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर मेटल को कट किया जाता है, और मेनली किसको कट किया जाता है, स्टील को, बाय यूजिंग ए हाई टेम्परेचर गैस फ्लेम। सो हाई टेम्परेचर गैस फ्लेम का यूज़ करते हुए साथ में एंड जेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन, उसके साथ साथ में ऑक्सीजन का एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है। द मेटल इज फर्स्ट हीटेड अंटिल इट बिकम रेड हॉट, और मेटल को तब तक हीट करते हैं जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। एंड देन ऑक्सीजन इज बिलो टू कट इट, देन उसके बाद ऑक्सीजन जो है उस मेटल को कट करने का काम करता है। ठीक है। सो इमेज में आप देख सकते हो। सो इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हो कि ये वर्कपीस है। अब इस वर्कपीस में आप इस मेटल को आपको जब कट करना हो तो गैस के हेल्प से आप इसको कट करते हो। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गैस कटिंग, मतलब गैस के थ्रू इस मेटल को क्या कर रहे हैं, हम कट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो फ्यूल का जो कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूल गैस जैसे कि एसिटिलीन और साथ साथ में ऑक्सीजन, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब एसिटिलीन के साथ दूसरी गैस भी हो सकती है, बट बेसिकली हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को ही कंसीडर करते हैं। देन उसके बाद जो एक्चुअल में यहाँ पर एक जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन, ठीक है, तो ये जो लाइन है आपको, ये लाइन होती है, वो होती है कटिंग ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर अलग से जो प्योर ऑक्सीजन है वो कट करने का काम करती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पहले ये जो मेटल है इसको ऑक्सीजन और एसिटिलीन के जो फ्लेम मिक्सचर से जो फ्लेम बनती है, हाई टेम्परेचर फ्लेम, उससे इसको हीटअप किया जाता है, और तब तक हीटअप किया जाता है जब तक ये पूरा मेटल या पूरा वर्कपीस रेड हॉट न हो जाए। देन उसके बाद अलग से जो ऑक्सीजन है वो इस पर ब्लो करके इसको, इस मेटल को क्या करती है, कट करने का काम करती है। तो इस तरह हम गैस कटिंग प्रोसेस को यहाँ समझ सकते हैं। और जब अगर हम इस पर्टिकुलर इस यहाँ पे इसको कट करते हैं तो कट करने पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो क्रॉस सेक्शनल में आप देखो, ये जो टिप है आपकी ऑक्सीजन वाली, जो प्योर ऑक्सीजन वाला, ये सर्कल अलग दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ में जो राउंडेड में जो मिक्सचर है, वो मिक्सचर कौन सा है आपका, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर, जहाँ पे मेटल को क्या किया जाता है, इससे हीटअप किया जाता है। तब तक हीटअप किया जाता है जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए, और इस पर अलग से ऑक्सीजन से इसको ब्लो करके इसको कट करने का काम किया जाता है। तो इस तरह गैस कटिंग की वर्किंग को यहाँ से हम समझ सकते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैस कटिंग। तो गैस कटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हीट द मेटल टू रेड हॉट कंडीशन। अब जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है वो मेटल को हीट करती है, जब तक हीट करती है जब तक कि वो रेड हॉट कंडीशन में ना आ जाए। उसके बाद हाई प्रेशर ऑक्सीजन जेट इज रिलीज। अब यहाँ पर हाई प्रेशर ऑक्सीजन जेट वो क्या करता है, रिलीज होता है। देन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हॉट मेटल, और ये जो ऑक्सीजन है वो हॉट मेटल के साथ रिएक्ट करती है एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल पर ऑक्सीडेशन फॉर्म क्रिएट करती है। देन द ऑक्साइड मेटल एंड इज ब्लो अवे मेकिंग इट कट। और उसके बाद ये जो ऑक्साइड मेल्ट, जो ऑक्साइडेशन क्या करते हैं, इसको मेल्ट करता है एंड देन बिलो अवे, और से अलग करता है, अपने से दूर करता है, एंड मेकिंग अ कट। तो कुल मिला के ये जो ऑक्सीजन गेट जो होता है, जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है जेट के थ्रू, जब इस पर इम्पैक्ट करता है तो ये इसको क्या कर देता है, कट कर देता है, एक तरह से इसको ब्रेक कर देता है। तो इस तरह हम इसके प्रिंसिपल को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इक्विपमेंट यूज, कौन कौन से इक्विपमेंट यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, फिर होता है एसिटिलीन सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, ऑसेस, गैस कटिंग टॉर्च, सेफ्टी गूगल्स एंड ग्लोव्स। एडवांटेजेस की बात करें,
सिंपल एंड लो कॉस्ट। तो ये काफ़ी सिंपल और लो कॉस्ट का होता है। पोर्टेबल इक्विपमेंट, ये एक पोर्टेबल इक्विपमेंट है। कैन पुट थिक शीट स्टील प्लेट, ये जो थिक स्टील प्लेट्स हैं उसको भी कट कर सकता है। और नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर हम गैस का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। और एप्लीकेशन की बात करें तो कटिंग स्टील प्लेट एंड रॉड, जो भी स्टील प्लेट या स्टील रॉड है उसको कट करने का काम करता है। और शिप बिल्डिंग में भी इसका हम यूज़ करते हैं, और स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है, और स्क्रैप कटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ वेल्डिंग। अब वेल्डिंग की क्या टेक्नोलॉजी है कि वेल्डिंग कैसे की जाती है। एक होता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक्स, या इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक्स। इन दिस टेक्निक्स द वेल्डर होल्ड वेल्डिंग टॉर्च इन हिज राइट हैंड एंड द फिलर रॉड इन लेफ्ट हैंड। मतलब लेफ्टवर्ड या फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में क्या बोला जा रहा है कि इस टेक्निक्स में जो वेल्डर होता है वो वेल्डिंग टॉर्च को राइट हैंड में होल्ड करता है एंड फिलर मेटल को लेफ्ट हैंड में रखता है। और राइटवर्ड की बात करें तो ये जस्ट इसके अपोजिट होता है, जिसको हम बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक्स बोलते हैं। इन दिस टेक्निक द वेल्डर होल्ड वेल्डिंग टॉर्च इन हिज लेफ्ट हैंड एंड फिलर रॉड इन राइट हैंड। तो आप इस इमेज से देख सकते हो। तो लेफ्टवर्ड में क्या है कि जो वेल्डर है वो वेल्डिंग टॉर्च को राइट हैंड में रखता है और फिलर मेटल को अपने लेफ्ट हैंड में रखता है, देन उसके बाद वो वेल्डिंग करता है। तो ये होता है आपका लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक्स। और राइटवर्ड में क्या होता है, इन दिस टेक्निक द वेल्डर होल्ड वेल्डिंग टॉर्च इन हिज लेफ्ट हैंड। अब वो क्या करता है कि वेल्डिंग जो टॉर्च है उसको कहाँ पे रखता है, लेफ्ट हैंड में रखता है, और फिलर मेटल को कहाँ पे रखता है, राइट हैंड में रखता है। तो इस तरह आप यहाँ पे लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक्स और राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक्स को यहाँ पर समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेक्निक्स ऑफ वेल्डिंग क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गई है। नाउ बात करते हैं फ्लक्स। अब फ्लक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Fluxes are used in gas welding to remove the oxide film and to maintain a clean surface। जब भी आप किसी सरफेस मतलब किसी दो मेटल के बीच में वेल्डिंग करते हो गैस वेल्डिंग के थ्रू, तो वहाँ पे हम जो अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। क्योंकि जब जानते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो वो ऑक्सीजन अगर हमारे वेल्डिंग मटेरियल से जब वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान उस पर्टिकुलर जोन में अगर ऑक्साइड फॉर्म बना लेता है या फिल्म बना लेता है तो वो हमारी सरफेस को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो उस सरफेस को क्लीन और मेंटेन करने के लिए हमें ऑक्साइड को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो इसके लिए हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं। These are usually employed for gas welding of aluminium, stainless steel, cast iron, brass and silicon bronze। और इसका बेसिकली यूज किस वेल्डिंग के लिए करता है कि एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते हैं। जो एल्यूमिनियम का मटेरियल होता है, एसएस का मटेरियल होता है, एसएस का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास एंड सिलिकॉन ब्रॉन्ज। इस तरह के कुछ मटेरियल होते हैं जहाँ जिन पर वेल्डिंग की जाती है। तो वहाँ पर हम फ्लक्स का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं ताकि हम उसमें से जो भी ऑक्साइड की फॉर्म डेवलप हो या फिल्म डेवलप हो तो उसको हम रिमूव कर सकें फ्लक्स के माध्यम से। और दीज आर अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई पाउडर। और ये जो फ्लक्स होता है ये ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है, पेस्ट में होता है या थिक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं आर्क वेल्डिंग। तो स्टूडेंट आर्क वेल्डिंग क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको गैस वेल्डिंग के बारे में बताया था। तो गैस वेल्डिंग में मैंने क्या बताया था कि जब कभी आप गैसेस का यूज़ करते हैं प्रोपोजन में, और उस प्रोपोजन में यूज़ करने के बाद जब उसकी बर्निंग करते हो तो बर्निंग करने के बाद आपको हॉट फ्लेम प्रोड्यूस होती है वेल्डिंग टॉर्च की टिप से। तो उसमें जो हॉट फ्लेम होती है उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो मेटल को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो वो गैस वेल्डिंग होती है। अब चूंकि यहाँ आर्क वेल्डिंग है तो स्वाभाविक है कि वेल्डिंग करने के लिए हमें जिस हीट की ज़रूरत होती है तो वो हीट का
जो सोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट से हम आर्क को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग कहते हैं। सो आर्क वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ये एक तरह का फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है वेयर हीट इज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक आर्क, जहाँ हीट जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक आर्क्स के थ्रू जनरेट होती है, फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द मेटल वर्कपीस टू मेल्ट द जॉइंट मेटल। स्वाभाविक है कि हम कोई दो इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स में एक इलेक्ट्रोड तो हमारा जो जहाँ पर इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, तो कि उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, और एक होता है हमारा वर्कपीस जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। तो उनके बीच में एक सर्किट बनता है, और सर्किट के बीच में जब गैप होता है तो उस गैप को कंप्लीट करने के लिए जो हम आर्क की जिस करंट की ज़रूरत होती है, तो वो करंट जो होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करता है, और उसी इलेक्ट्रिक आर्क से हमको हीट मिलती है, और उसी हीट से हम मेटल को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग क्या होता है, आर्क वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। ये एक तरह का फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर हीट इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक आर्क, जहाँ पर हीट को इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, फॉर्म बिटवीन एन इलेक्ट्रोड टू द मेटल वर्कपीस टू मेटल एंड ज्वाइन मेटल, जहाँ पर मेटल वर्कपीस का जो भी मेटल है उसको ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? So an electric arc is generated when there is gap between electrode and the metal surface। जब कभी हम जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है और जो जिस मेटल को हमको वेल्ड करना है उसके बीच में छोटा सा गैप होता है, उस गैप के बीच में क्या होता है, एयर होती है। तो कहीं ना कहीं एयर क्या करती है, वहाँ पर आयोनाइज हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उस दौरान जो बीच में जो गैप होता है जहाँ पर एयर होती है, तो एयर क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है, और गैस जब आयोनाइज होगी तो हाई अमाउंट में जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा, और वही करंट जो होगा वो इलेक्ट्रिक आर्क कहलाएगा। द आर्क प्रोड्यूस टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 7000 डिग्री इनफ टू मेल्ट मोस्ट मेटल। अब उस पर्टिकुलर गैप से जो आर्क प्रोड्यूस होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो कि किसी भी मेटल को मतलब मेटल को क्या करता है, मेल्ट करने के लिए काफ़ी होता है। और फिलर मेटल, अब यहाँ पर फिलर मेटल का भी यूज़ करते हैं, जो कि इसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, मे बी यूज टू ऐड मटेरियल टू जो ज्वाइंट। अब जब कभी आप दो मेटल को ज्वाइन करते हो तो फिलर मेटल मीन्स इलेक्ट्रोड को भी हम साथ में यूज़ करते हैं, जिससे हम मेटल को ऐड कर सकें। शील्डिंग गैसेस और फ्लक्स कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट द मोल्टन वेल्ड फूड फ्रॉम ए एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। अब स्वाभाविक है कि जो फिलर मेटल है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, उसको फ्लक्स कोटिंग कहते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं जब हम किन्हीं भी दो मेटल्स की वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के दौरान जो इन्वायरमेंट की जो ऑक्सीजन है वो इस पर रिएक्ट कर सकती है और उसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म कर सकती है। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म से बचाने के लिए हम जनरली फ्लक्स कोटिंग का यूज़ करते हैं, ताकि हम ऑक्सीडाइजेशन से इसको क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, और हमारी क्लीन सरफेस हमें मिल सके। सो आप देख सकते हो इस इमेज में, ये हमारा वेल्डिंग मशीन होता है, इसको एसी या डीसी सोर्स बोलते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेट करंट्स का एक वायर का जो कनेक्शन होता है वो होता है वर्कपीस से, और एक वायर का कनेक्शन होता है आपके इलेक्ट्रोड होल्डर से। इलेक्ट्रोड होल्डर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखते हैं, और इलेक्ट्रोड जो कि मेन काम क्या होता है इसका, क्योंकि जब हम वेल्डिंग करते हैं आर्क प्रोड्यूस होती है तो ये भी साथ में इसके क्या होता है, मेल्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसके बेसिक वर्किंग की, तो ये किस तरह वर्क करता है। जैसे कि ये हमारा वर्कपीस है, जहाँ पर हमें वर्कपीस को, कोई दो वर्कपीस है तो दो वर्कपीस को आपस में क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है और ये जो वर्कपीस है, इन दोनों के बीच में एक हल्का सा गैप होगा, और वो गैप क्या हो सकता है, 3 mm से लेकर 5 mm तक होता है। तो स्वाभाविक है कि हम जिसे मानते हैं कि ये जो हमारा वर्कपीस है इसको हम थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि ये आपका एनोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड होल्डर है थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं कि ये क्या है, कैथोड है। तो एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज और कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो स्वाभाविक है कि जब सर्किट आपका क्लोज बनता है तो स्लो बनने के बाद उसको थोड़ा सा हम सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के बाद क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोड होल्डर और वर्कपीस के बीच में गैप होता है। तो गैप का मतलब होता है वो 3 mm से लेकर 5 mm का गैप होता है। तो चूंकि इस गैप के बीच में क्या होती है, एयर होती है।
अब ये जो एयर होती है जब इस गैप के बीच में आएगी तो इनके, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सर्किट क्लोज होता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव पर अट्रैक्ट होते हैं। तो जब ये बीच में जो एयर होगी वो आयनाइज्ड हो जाएगी, और जैसे ही वो जो एयर होती है वो अगर आयनाइज्ड हो जाएगी तो हाई अमाउंट में एक करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि 5 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। और ये टेम्परेचर इतना इनफ होता है कि वो किसी भी तरह के मेटल को क्या कर सके, मेल्ट करके उसको वेल्ड कर सके। तो ये इस तरह की इसकी बेसिक वर्किंग होती है। अगर हम बात कर रहे हैं एसी के अलावा अगर डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स में क्या होता है, डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट में हम जनरली क्या होती है, दो तरह की वेल्डिंग कर सकते हैं इसको। स्ट्रेट मतलब यहाँ पर दो तरह की पोलरिटी होती है, एक होता है स्ट्रेट पोलरिटी और एक होती है आपकी रिवर्स पोलरिटी। अब चूंकि मोस्टली जो ज़्यादा थिकनेस की मेटल की वेल्डिंग करनी होती है तो हम स्ट्रेट पोलरिटी का यूज़ करते हैं, और अगर हमको कम थिकनेस की मेटल की वेल्डिंग करनी हो तो हम रिवर्स पोलरिटी का यूज़ करते हैं। रिवर्स पोलरिटी का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये आपका स्ट्रेट पोलरिटी है। स्ट्रेट पोलरिटी क्यों, कि वर्कपीस हमारा पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा नेगेटिव, और जब हम इसके कनेक्शन को इंटरचेंज करेंगे कि वर्कपीस आपका नेगेटिव हो और इलेक्ट्रोड होल्डर आपका पॉजिटिव हो, तो उस दौरान जो पोलरिटी होती है वो रिवर्स पोलरिटी होती है। क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेट पोलरिटी में जो वर्कपीस होता है वहाँ पर 70% हीट जनरेट होती है और 30% हीट जनरेट होती है आपके इलेक्ट्रोड होल्डर के थ्रू। तो अब चूंकि कोई शीट मोटी है या कोई शीट मीन्स कोई मेटल जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है और उसको हमें वेल्ड करना होता है, तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हीट कहाँ जनरेट होनी चाहिए, वर्कपीस में। तो उस दौरान आपका वर्कपीस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोड होल्डर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब कभी हमें कोई 3 शीट को वेल्ड करना होता है तो आपका ये जो उस समय जो इलेक्ट्रोड होता है ये नेगेटिव होता है, सॉरी ये जो वर्कपीस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो उस दौरान इलेक्ट्रोड होल्डर से 70% हीट जनरेट होती है, और जो मेटल या वर्कपीस जो होता है वहाँ पर 30% हीट जनरेट होती है, क्योंकि वो उसका थिकनेस भी क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पे हमें कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और किसके थ्रू कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वर्कपीस के थ्रू, और इलेक्ट्रोड होल्डर से हमें ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको वेल्ड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया हो। Now we will discuss equipment used in arc welding. So arc welding में कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज होता है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So जैसे कि आप आर्क वेल्डिंग का एक सेटअप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो हम हर एक इक्विपमेंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। So बात होती है पावर सोर्स। अब पावर सोर्स जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास ये वेल्डिंग मशीन है। अब इस वेल्डिंग मशीन में ये एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है, ठीक है। तो पावर सोर्स क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट फॉर आर्क जनरेशन। सो आर्क जनरेशन के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करते हैं। तो पावर सोर्स का मेन काम क्या करता है कि सप्लाई करता है इलेक्ट्रिक करंट का, किसके लिए, पावर और आर्क जनरेशन के लिए, ठीक है। नाउ टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप्स का, तो 2 टाइप के आपके पास पावर सोर्स होते हैं। एक होता है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है हमारा डीसी जनरेटर और रेक्टिफायर। तो ये आपकी जो मशीन है इसमें एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। एसी मीन्स एसी अल्टरनेट करंट और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं टाइपिकल रेंज। तो इनकी रेंजेस कितनी होती है, तो वो रेंजेस होती है वोल्टेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वो होती है 20 से लेकर 100 वाट, और अगर मैं बात करूं करंट के फॉर्म में तो वो रेंज हो सकती है 50 से लेकर 400 एम्पियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स। अब बात करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है ये होल्डर के साथ अटैच्ड है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर, ठीक है। तो अभी बात कर रहे हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का मेन काम क्या होता है। सो इलेक्ट्रोड वो कंडक्टर होता है जो आर्क बनाता है और कभी मेल्ट
होकर कभी बिना मेल्ट वेल्डिंग में हेल्प करता है। तो इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अब हम बात करें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की, तो अ मेटल रॉड कोटेड विथ फ्लक्स, तो ये एक ऐसी मेटल रॉड होती है जो फ्लक्स के साथ कोटेड होती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है करंट को कैरी करना, तो कैरी करंट। दूसरा फंक्शन है इसका प्रोवाइड फिलर मेटल, तो फिलर मेटल प्रोवाइड कराता है। देन अब बात करते हैं फ्लक्स कोटिंग की। तो अब इस मेटल रॉड के साथ जो फ्लक्स की कोटिंग होती है उसका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्ट मोल्टन मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लक्स कोटिंग का मेन काम ये होता है कि जब कोई मेटल मेल्ट होता है तो बाहर में जो ऑक्सीजन होती है, अगर वो ऑक्सीजन उस मेल्टिंग मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्सीडाइज होती है, तो वो उसको उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा फॉर्म स्लैग को फॉर्म करता है। और तीसरा है स्टेबलाइज जिस आर्क, और आर्क में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कॉमन इलेक्ट्रोड टाइप्स। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोड बेसिकली हम यूज करते हैं? बात करते हैं E6013, ये एक इलेक्ट्रोड का इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो E6013 एक कोटेड वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का कोड होता है जो ये शो करता है कि इलेक्ट्रोड किस टाइप का है और कहाँ यूज होता है। अगर हम बात करें ई की, तो ई का मतलब होता है कि मेटल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। और बात करें अगर 60, तो ये जो 60 है ना, तो ये 60 रिप्रेजेंट करता है कि आपका वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? तो अगर मैं मानता हूं कि अगर ये 60 है, 60, तो वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 60,000 psi है। ठीक है। और अगर ये 1 की बात करें तो 1 रिप्रेजेंट करता है कि ऑल पोजीशन में वेल्डिंग हो सकती है, जो कि आपकी फ्लैट हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, या ओवरहेड हो सकती है। और ये जो नंबर 3 है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स कोटिंग का टाइप और करंट का टाइप। ठीक है। तो फ्लक्स कोटिंग का टाइप और करंट का टाइप। अगर मैं बात करूं 3 की, तो ये रूटाइल कोटिंग होता है। और करंट की अगर बात करें तो AC और DC दोनों में काम करता है। ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है E6013। अब हम बात करते हैं दूसरा E7018। तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको अभी बताया, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड, और 70 जो कि इसकी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो कि 70,000 psi के बराबर होती है। 1 का मतलब होता है ऑल वेल्डिंग पोजीशन, फ्लैट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है। और 8 का मतलब होता है यहाँ पर लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर फ्लक्स कोटिंग यूजुअली यूज होती है। ठीक है। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इक्विपमेंट इज इलेक्ट्रोड होल्डर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। और इलेक्ट्रोड होल्डर का मेन काम क्या होता है? होल्ड इलेक्ट्रोड फॉर्मली। ये इलेक्ट्रोड को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। साथ में मेड ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल, ये इंसुलेटेड मटेरियल से बना होता है, कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। और फाइनली ये पावर सप्लाई से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। और बात करें वेल्डिंग केबल्स, तो वेल्डिंग केबल्स जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पावर सोर्स से इलेक्ट्रोड तक या पावर सोर्स से वर्क पीस तक जो कनेक्टेड होता है वो किससे? केबल से कनेक्टेड होता है। वो केबल होती है वेल्डिंग केबल्स। अब वेल्डिंग केबल्स की एक खासियत है, हैवी कॉपर्स केबल होती है। हैवी कॉपर्स केबल मतलब ये जो केबल होती है इसमें हैवी कॉपर होता है। उसके बाद कैरी करंट फ्रॉम पावर सोर्स टू इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट को कैरी करती है पावर सोर्स से इलेक्ट्रोड या वर्कपीस तक। एंड वर्क क्लैम या इसको अर्थ क्लैम बोलते हैं, या एक और नाम है इसका ग्राउंड क्लैम। ठीक है। ये आप देख सकते हो, ग्राउंड क्लैम, अर्थ क्लैम या वर्क क्लैम।
सो कनेक्टेड टू वर्क पीस, ये किससे कनेक्टेड होती है? वर्क पीस से कनेक्टेड होती है। और कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करती है ये ग्राउंड क्लैंप। अब बात करते हैं वेल्डिंग हेलमेट या हैंड शीट। तो वेल्डिंग हेलमेट का मेन काम क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं हेलमेट का मेन काम होता है हमारी आईज और हेड को प्रोटेक्ट करने का, तो सेम वही काम वेल्डिंग हेलमेट का भी वही होता है। तो प्रोटेक्ट्स आईज एंड फेस, जो हमारी आईज और जो फेस होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और फिटेड विथ डार्क ग्लास, अब चूंकि जब भी वेल्डिंग करते हैं तो उस हेलमेट में एक डार्क ग्लास होता है, तो वो ग्लास ही आपकी आईज को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। और प्रिवेंट आर्क आई इंजुरी, तो आंखों में जो होने वाली इंजुरी है उससे भी ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ठीक है। तो उसमें होता है आपका कौन कौन सी चीज़ को हम पहनते हैं वेल्डिंग करते समय? तो लेदर ग्लोव्स, जब भी हम हाथ से जो इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, ठीक है, तो जो ग्लोव्स होते हैं वो लेदर के ग्लोव्स होते हैं। उसके बाद एप्रॉन होता है, फिर सेफ्टी शूज होते हैं, और फुल स्लीव क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में आता है। उसके बाद चिपलिंग हैमर। अब चिपलिंग हैमर का मेन काम क्या होता है? वो होता है यूज टू रिमूव स्लैग आफ्टर वेल्डिंग। जब आप वेल्डिंग कर लेते हो तो वेल्डिंग करने के बाद जो स्लैग जमा हो जाती है, तो उस स्लैग को रिमूव करने के लिए हमें जनरली चिपलिंग हैमर का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वायर ब्रश। वायर ब्रश का मेन काम क्या होता है? क्लीन वेल्डेड जॉइंट आफ्टर स्लैग रिमूवल। जब आप स्लैग को रिमूव कर देते हो उसके बाद जो जहाँ पर भी वेल्डिंग जॉइंट होता है उसको हम क्लीन करते हैं, तो क्लीन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वायर ब्रश की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग वर्किंग प्रोसीजर। तो आर्क वेल्डिंग की वर्किंग प्रोसीजर क्या है? पहला, क्लीन जॉइंट एरिया, जॉइंट एरिया को क्लीन रखना। फिर सिलेक्ट प्रॉपर इलेक्ट्रोड। अब हम प्रॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और डिपेंड करता है कि हम किस मेटल को वेल्ड कर रहे हैं। उसके बाद सेट करेक्ट करंट। अब करंट को, जो करेक्ट करंट है उसको सेट करना होता है कि कितना करंट की हमें ज़रूरत है। स्ट्राइक आर्क बाय टच एंड लिफ्ट मेथड। और जब हम वेल्डिंग करते हो तो टच एंड लिफ्ट मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे हम एक बार वर्कपीस को टच करते हैं फिर थोड़ा सा उठा लेते हैं। देन मेंटेन प्रॉपर आर्क लेंथ, और फिर आर्क लेंथ को मेंटेन करते हैं। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड होल्डर है, खास करके जो इलेक्ट्रोड और जो वर्कपीस, उसके बीच में 0 से 1 बाई मतलब 3 mm से लेकर 5 mm का क्या रखते हैं? गैप रखते हैं। तो वही गैप आपकी क्या कहलाती है? आर्क लेंथ कहलाती है। फिर मूव इलेक्ट्रोड अलोंग जॉइंट, और उसके बाद चूंकि जब एयर का गैप आता है तो उसके बीच में एयर आ जाती है, और एयर क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। तो आयोनाइज होने के बाद जब आप पावर सोर्स से करंट की सप्लाई करते हो तो ये हाई रेट से एक्सलरेट करता है, और उसी करंट के थ्रू हम वेल्ड को क्या, मतलब मेटल को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोड को मूव कराते हैं। देन है अलाउ वेल्ड टू कूल। जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसको हम कूल करने के लिए वेट करते हैं। फिर रिमूव स्लैग यूजिंग चिपलिंग हैमर, और चिपलिंग हैमर से हम स्लैग को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज है सिंपल एंड इकोनॉमिकल। ये जो वेल्डिंग होती है काफ़ी सिंपल और इकोनॉमिकल है। दूसरा, पोर्टेबल इक्विपमेंट है, इसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो मशीन है ये बॉल बेयरिंग है, तो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करा सकते हो। कैन वेल्ड थिक सेक्शन, और इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि कोई भी मेटल जिसमें थिक सेक्शन हो, मोटा सेक्शन हो, तो उसको भी हम वेल्ड कर सकते हैं। कैन बी यूज इन ऑल पोजिशन, और सारी पोजिशन में हम आर्क वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है। स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। शिप बिल्डिंग, वहाँ पर इसका यूज होगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल फ्रेम्स, जो ऑटोमोबाइल बॉडीज जो फ्रेम्स हैं वहाँ पर भी हम आर्क वेल्डिंग का जनरली यूज करते हैं। प्रेशर वेसल, बॉयलर, जितने भी ऐसे वेसल जहाँ पर उसके इनसाइड में प्रेशर हो,
तो वहाँ पर हम जनरली यूज़ करते हैं आर्क वेल्डिंग का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, जहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क का काम करते हैं वहाँ पर भी हम आर्क वेल्डिंग का ही जनरली यूज़। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेजिंग प्रोसेस। अब ब्रेजिंग प्रोसेस क्या होता है? ब्रेजिंग प्रोसेस वेल्डिंग प्रोसेस की तरह ही काम करता है। बात करें, ब्रेजिंग इज अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस वेयर बाय अ फिलर मेटल इज हीटेड अबव मेल्टिंग पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू आर मोर क्लोज फिटिंग पार्ट्स बाय कैपिलरी एक्शन। अगर हम बात करें ब्रेजिंग प्रोसेस की, तो ब्रेजिंग प्रोसेस भी वेल्डिंग प्रोसेस की तरह ही एक प्रोसेस होता है, जहाँ पर किन्हीं भी दो पार्ट या उससे ज़्यादा पार्ट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट किया जाता है। अब वेल्डिंग प्रोसेस की तरह ब्रेजिंग प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस में जब हम किन्हीं भी दो बेस मेटल को ज्वाइन करते थे, तो जिस पर्टिकुलर सोर्स से हम उसको ज्वाइन करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस से ज्वाइन करते हैं, तो उस वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है उस बेस मेटल के क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तभी हम उसको वेल्ड कर पाते हैं। बट ब्रेजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि किन्हीं भी दो क्लोज फिटिंग को अगर ज्वाइन करना है या पार्ट्स को ज्वाइन करना है, तो उसके बीच में हम फिलर मेटल का यूज़ करते हैं। जो फिलर मेटल है ना, वही फिलर रॉड वही मेल्ट होगी और उसके बीच में क्या होगी, ज्वाइन बना पाएगी, और कैपिलरी एक्शंस के कारण उनके बीच में एक ज्वाइन बनता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेजिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं, इन ब्रेजिंग मेटेलिक पार्ट्स आर ज्वाइंट बाय नॉन फेरस फिलर मेटल और अलॉय। जब हम ब्रेजिंग प्रोसेस में कोई भी मेटेलिक पार्ट्स या किसी भी मेटल को ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नॉन फेरस मेटल या अलॉय के थ्रू उसको ज्वाइन करते हैं। ब्रेजिंग इन्वॉल्व द मेल्टिंग ऑफ comparatively low melting point filler material against the base metal piece to be joined while they are clean and free from oxide, oil, grease, see its extra। अब अभी जैसे मैंने आपको बताया
कि इसमें अब जब किन्हीं भी दो मेटालिक पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसका जो फिलर जो मेटल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो काफ़ी लो होता है उसके किसके कंपेयर में, बेस मेटल के कंपेयर में। तो क्योंकि यहाँ पर बेस मेटल को आप मेल्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या करते हो, फिलर मेटल को मेल्ट करने के साथ उसको ज्वाइन करते हो। और अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो बेसिकली जो ब्रेजिंग प्रोसेस होती है ये कहाँ पर होती है, जो छोटे छोटे कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, या खास करके जैसे रेफ्रिजरेटर में आप देखते होंगे ये आपका जो एक्सपांशन वॉल है, थ्रोट वॉल है, या कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं जिनके डायमीटर काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो उस जगह पर कभी जो रेफ्रिजरेंट की जो गैस लीक होती है तो गैस लीक ना हो तो उसको करने के लिए ज्वाइन किया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए जिस सोर्स का यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो वो प्रोसेस होती है आपकी ब्रेजिंग प्रोसेस। तो इन शॉर्ट वेल्डिंग में तो क्या करते हो, परमानेंट जॉइंट जो करते हो वो किसी पर्टिकुलर थिक मेटल के लिए करते हो, और जो ब्रेजिंग होती है वो काफ़ी थिन मेटल के लिए जनरली यूज़ होती है। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि कोई आपका मेटल है, एक दो बेस मेटल है, जैसे कि रेड वाला दिख रहा है और एक ये आपका ब्लू वाला दिख रहा है। अब इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आपने यहाँ पर फिलर मेटल को इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर वेल्डिंग टॉर्च मीन्स ये ब्रेजिंग टॉर्च का यूज़ करके इन फिलर मेटल को मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के बाद इन दोनों मेटल के बीच में एक ज्वाइन बनाया जाता है। इसको हम एक तरह से फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि फ्लक्स का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो इन्वायरमेंटल जो भी ऑक्सीजन होती है वो सरफेस पर ऑक्सीडाइज न कर सके। तो इस तरह हम ब्रेजिंग वेल्डिंग को या ब्रेजिंग प्रोसेस को यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 650 के अराउंड तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। बल्कि वेल्डिंग में तो जो टेम्परेचर होता है वो 6000 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, पर इसका टेम्परेचर यहाँ पर कितना होता है, 650 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड तक होता है इस प्रोसेस का। अब एडवांटेजेस की बात करें, इन ब्रेजिंग डिसिमिलर मेटल और नॉन मेटल कैन बी ज्वाइन, मतलब डिसिमिलर मेटल और नॉन मेटल को भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट कैन आल्सो बी ब्रेज एट लो कॉस्ट, और जो कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स हैं उसको भी आप ब्रेज कर सकते हो लो कॉस्ट के साथ। इट इज़ ए सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, जहाँ मास प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ब्रेजिंग का यूज़ करते हैं। और ब्रेजिंग प्रोड्यूस क्लीन जॉइंट, और ये एक तरह से क्लीन जॉइंट प्रोवाइड करता है। ब्रेजिंग डजंट मेल्ट द बेस मेटल विच अलाउ मच क्लोज कंट्रोल ओवर द टॉलरेंस। स्वाभाविक है कि जब भी हम ब्रेजिंग प्रोसेस करते हैं तो ये बेस मेटल को कभी भी क्या करता है, मेल्ट नहीं करता, तो इससे एक तरह से का टॉलरेंस और उसका कंट्रोल थोड़ा सा बेटर होता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेज जॉइंट कैन बी डैमेज अंडर हाई सर्विस टेम्परेचर। अब जब हाई सर्विस टेम्परेचर की बात करें तो ये जो ब्रेजिंग जॉइंट होता है तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि होता है परमानेंट जॉइंट, लेकिन जब ये किसी ऐसे टेम्परेचर के साथ में कॉन्टेक्ट में आता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये जॉइंट क्या हो सकता है, टूट सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेज जॉइंट इज लेस कंपेयर टू वेल्ड जॉइंट, और वेल्डिंग के जॉइंट के कंपेयर में अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो काफ़ी कम होती है। फिलर मेटल यूज इन दिस प्रोसेस आर कॉस्टली, और जहाँ पर ब्रेजिंग प्रोसेस के लिए जो हम फिलर मेटल का यूज़ करते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है। द जॉइंट कलर इज डिफरेंट देन दैट ऑफ बेस मेटल विच क्रिएट एन एस्थेटिक डिसएडवांटेज। अब खास करके अब किसी भी जॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सरफेस क्लीन होना या उसका लुक अच्छा दिखना, तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका जो कलर होता है, किसका कलर, जहाँ बेस मेटल का कलर, और चूंकि द जॉइंट कलर इज डिफरेंट डेट ऑफ बेस मेटल कलर। जब भी आप किसी दो मेटल को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू, ब्रेजिंग प्रोसेस के थ्रू, तो जो बेस मेटल का जो कलर और ये जो ब्रेजिंग प्रोसेस का कलर ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये इसके एस्थेटिक लुक के कारण क्या होता है, मतलब ये इसमें क्या करता है, एस्थेटिक डिसएडवांटेज। एस्थेटिक डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि इसकी जो कलर जो मतलब शेप होता है वो थोड़ा चेंज होता है, तो ये ऑड शेप में लगेगा, तो इससे एक तरह से अपीलिंग जो बोलते हैं ना लुक, अपीलिंग गुड जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जानते हैं कि आप मान लो कि आपका बेस मेटल एक रेड है और दूसरा भी क्या है, रेड है, और जब आप उसकी ब्रेजिंग प्रोसेस करते हो तो रेड कलर के ऊपर जब आप जो आपकी जो लेयर जमी होती है जहाँ पर उसको ज्वाइन किया जाता है, तो उसका कलर जो रेड कलर से क्या हो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उस कलर के कारण उसका एक डिसएडवांटेज रहेगा। ये किसके कारण होगा, क्रिएट एन एस्थेटिक डिसएडवांटेज के कारण। और एप्लीकेशन की बात करें
तो इसकी एप्लीकेशन ब्रेजिंग इज एप्लीकेबल टू कास्ट एंड रॉट आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज एंड अदर अलॉय। तो यहाँ पर इसके एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। Now नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्डरिंग प्रोसेस। सो इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था ब्रेजिंग प्रोसेस, तो ब्रेजिंग प्रोसेस की तरह एक सोल्डरिंग भी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। सोल्डरिंग इज अ मेथड ऑफ जॉइनिंग टू आर मोर पीसेस ऑफ मेटल बाय मीन्स ऑफ अ फिजिबल अलॉय और मेटल कॉल्ड सोल्डर अप्लाइड इन मोल्डन स्टेट। सो सोल्डरिंग एक ऐसी मेथड या प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल को ज्वाइन किया जाता है। और किस तरह ज्वाइन किया जाता है? मेटल को फ्यूज करके, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है सोल्डर और अप्लाइड इन मोल्डन स्टेट। और इसको किस स्टेट में लाया जाता है? मोल्डन स्टेट में लाया जाता है। अगर हम बात करें सोल्डरिंग प्रोसेस, क्योंकि ब्रेजिंग प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता था वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता था। अब जब हम सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री से बिलो होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप किसी मदरबोर्ड या सर्किट में टिप मारते हो या उसको ज्वाइन करते हो टिप के थ्रू छोटा सा मेल्ट करके, तो वहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, सोल्डर के थ्रू उसको मोल्डन स्टेट में लाया जाता है और उसको ज्वाइन किया जाता है। मतलब बोल सकते हैं ना कि छोटे से एक तरह से छोटी सी टिप मारने के लिए जनरली या वायर को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और सोल्डर आर एसेंशियली अलॉय ऑफ लीड एंड टील। अब ये जो सोल्डर जो प्रोसेस होती है, ये सोल्डर में जो अलॉय होता है, मिश्रण होता है, किसका होता है? लीड और टीन का होता है। और टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड टेम्परेचर रेसिस्टेंस सोल्डर आर एडेड टू अदर अलॉय। अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना हो, टेम्परेचर रेसिस्टेंस को इम्प्रूव करना हो, तो सोल्डर्स में हम कुछ दूसरे अलॉय को भी ऐड करते हैं, जिसको बोलते हैं जिंक, कैडमियम एंड सिल्वर इन वेरियस प्रोपोर्शन। तो अलग अलग प्रोपोर्शन में या दूसरे प्रोपोर्शन में हम इन मेटल को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उसकी मैकेनिकल और कुछ दूसरी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सको। सोल्डर्स आर एसेंशियली अलॉय ऑफ टीन एंड लीड। और बात करते हैं अलॉय की, तो ये सबसे मेन अलॉय किसका होता है? लीड और टीन का अलॉय होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि ये मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड में जनरली आप जैसे बोलते हैं ना कि टिप लगाते हो या किसी वायर को जोड़ना हो टिप करके जोड़ते हो, तो इसमें हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि वेल्डिंग में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और ब्रेजिंग में तो टेम्परेचर उससे भी कम चाहिए होता है, मतलब वो अराउंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। बट यहाँ पर आप पर्टिकुलर मेटल को फ्यूज़ करते हो तो बहुत उसका जो मेटल होता है वो इस मतलब इतना लो टेम्परेचर में भी क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, पर वो टेम्परेचर 450 के बिलो ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो खास करके हमें वायर की टिप करने के लिए या सर्किट को जोड़ने के लिए जनरली जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सोल्डरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, तो डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर टिप ऑफ सोल्डरिंग आयरन, जिसका शेप कुछ इस तरह होता है। आप कभी मोबाइल शॉप में भी जाते होंगे तो मोबाइल शॉप में भी क्या, मोबाइल के जो सर्किट को जोड़ने के लिए जिस तरह से हम टिप का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम सोल्डरिंग प्रोसेस का ही यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सोल्डरिंग प्रोसेस आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया हो।